इजराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमले की बात। सबसे पहले गोलन हाइट्स पर इस्लामिक रेसिस्टेंस के हमले, आईडीएफ के 10 मिलिट्री बेस पर मिसाइल से हमले, इजराइल के शमीर पर भी हिजबुल्लाह के हमले। तो अरब दुनिया का सबसे भयंकर वॉर फ्रंट बनने की राह पर है और अरब देशों की खुफिया रिपोर्ट है कि इजराइल ने एक साथ 5 देशों पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है। ब्लूप्रिंट पर इजरायली वॉर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। इजराइल ने यह फैसला प्रॉक्सी संगठनों के हवाले हमलों के बाद से लिया और इजराइल पर एक साथ 3 देशों से प्रॉक्सी गठबंधन के मिसाइल और रॉकेट हमले हो रहे हैं। इजराइल के कई शहरों में अग्नि तांडव जारी है। हिजबुल्लाह ने 10 लाख रॉकेट और मिसाइलों से इजराइल पर हमले का ऐलान कर दिया है। इजराइल और अमेरिका ने भी वॉर फ्रंट खोल दिया है। आशंका जताई जा रही है कि अरब में महाविनाशक जंग की शुरुआत हो सकती है। अरब से महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है। अगले 24 से 48 घंटे सबसे अहम है। इजराइल पर अब से पहले इतने भीषण हमले नहीं हुए। इस वक्त इजराइल के कई शहर मिसाइल हमलों से दहल उठे। विश्व युद्ध छिड़ने के आसार बन चुके हैं। इजराइल की वॉर कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई है। हिजबुल्लाह, हूती, रेजिस्टेंस फोर्स के इजराइल पर हमले जारी हैं। इराक के इरबिल में अमेरिका के हमले शुरू हो चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्री अली बाघेरी कानी इराक के दौरे पर हैं। यमन में हूती के खिलाफ यूएस का ऑपरेशन जारी है। ये अरब के वो सबसे बड़े सामरिक घटनाक्रम हैं जो अगले 24 घंटे में महासंग्राम के संकेत दे रहे हैं। जंग शुरू हो चुकी है क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सबसे भयानक बारूदी वर्षा शुरू कर दी है। ये तस्वीरें उत्तरी इजराइल के किरियत शमोना से आई हैं। हिजबुल्लाह ने इस इलाके पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए हैं। मिसाइल इजरायली सेटलर्स की कॉलोनी के पास गिरी और आग लग गई। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी हैं। बीती रात हिजबुल्लाह ने स्वार्म ड्रोन से अटैक किए। इनमें से कुछ ड्रोन इजरायली डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ध्वस्त कर दिए। ये तस्वीरें उत्तरी इजराइल के एविविम शहर की हैं। यहां हिजबुल्लाह की मिसाइल हमलों से बड़े इलाके में आग लग गई और कई मकान तबाह हो गए। हिजबुल्लाह के साथ साथ इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स ने भी इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। इराक रेजिस्टेंस फोर्स ने इजराइल पर अनगिनत मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। पूरी रात इजरायली शहरों पर ये रॉकेट और ड्रोन बरसते रहे। इजराइल के अशदोद, हाइफा, किरियत शिमोना, अविविम सहित कई शहरों पर प्रॉक्सी संगठनों ने हमले किए हैं। प्रॉक्सी संगठनों का गठबंधन इजराइल पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह, हूती, इराक रेजिस्टेंस, अल शबाब, बोको हराम का गठबंधन हो चुका है। सभी संगठन अलग अलग जगहों से इजराइल पर हमले कर रहे हैं। इजराइल पर ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं।
हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने कहा है कि फिलिस्तीन की आबादी की जंग शुरू हो चुकी है। इजराइल के खिलाफ 10 लाख रॉकेट और मिसाइलें तैनात हैं। ये सभी इजरायली शहरों पर बरसने वाले हैं। ईरान के इशारे पर प्रॉक्सी संगठनों के हमलों के बाद इजराइल में आपात बैठक बुलाई गई है। आशंका जताई जा रही है कि 24 घंटे के अंदर इजराइल एक साथ कई देशों पर हमले शुरू कर सकता है। और अरब देशों की खुफिया रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि 6 डे वॉर जैसे इजराइल बड़ी जंग का फैसला ले सकता है और एक साथ लेबनान, यमन, इराक, सीरिया और ईरान पर उसकी सेना हवाई, मिसाइल और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकती है। इजराइल के टारगेट पर सबसे पहले लेबनान है, क्योंकि लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार उनके शहरों पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने 10 लाख रॉकेट युद्ध के लिए तैयार रखे हैं। इसके साथ ही 50,000 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें उसके जखीरे में हैं। हिजबुल्लाह के 50,000 लड़ाके भी इजराइल पर हमला करने को तैयार हैं। इजराइल के टारगेट पर सीरिया और इराक भी हैं, क्योंकि इन दोनों देशों से रेसिस्टेंस फोर्स इजराइल पर हमले कर रहा है। रेसिस्टेंस फोर्स का यमनी फोर्स से गठबंधन हो चुका है। इराक और सीरिया से हाइफा सहित अशदोद पर हमले किए जा रहे हैं। रेसिस्टेंस फोर्स हमलों के लिए क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल का पहला टारगेट है यमन। हूती के पास 50,000 से ज्यादा मिसाइलें हैं। 1 लाख से ज्यादा लड़ाके इजराइल पर हमले के लिए तैयार है। इसके साथ ही 2 लाख कैमिकाजी ड्रोन भी तैनात हैं। हूती इजरायली शहरों पर लगातार हमले कर रहा है। लाल सागर में इजराइल के जहाज भी नष्ट कर रहा है। इजराइल का अगला टारगेट है ईरान, क्योंकि हमलावर सभी संगठन ईरान के समर्थन से चलते हैं। ईरान के पास अपनी 5,80,000 जवानों की सेना है, 4700 टैंकों की बड़ी आर्टिलरी है, उसकी वायुसेना में 219 फाइटर जेट है। खुफिया रिपोर्ट यह भी है कि ईरान ने परमाणु बम भी तैयार कर लिया है। इजरायली हमलों के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें इराक के इरबिल शहर की हैं। खबर है कि यहां इराक रेजिस्टेंस पर अमेरिका ने एक हमला किया और मिसाइल गलती से इरबिल की ऑयल रिफाइनरी पर गिरी। ऑयल रिफाइनरी की आग 13 जून की शाम तक बुझाई नहीं जा सकी। इसके साथ ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली वायुसेना के दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बमबारी की। इसके साथ ही यमन में भी अमेरिका और इजराइल ने हूती के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अमेरिका ने यमन में हूती के अल जेबिन, अल ताहिता, अल जवाना सहित कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सबसे बड़ा ऑपरेशन हुदैदा में चलाया गया। दक्षिणी लेबनान के कई क्षेत्रों पर इजरायली वायुसेना ने बमबारी की है। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजराइल और अमेरिका का आक्रामक रुख बता रहा है कि जंग शुरू हो चुकी है और ईरान ने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने अपने अंडरग्राउंड सीक्रेट एयरबेस ईगल 44 से फाइटर जेट रनवे पर तैनात कर दिए हैं। ईरान की F-4 फैंटम स्क्वाड्रन को वॉर रेडी रखा गया है। चौबीस से 48 घंटे के भीतर 10 लाख मिसाइल विस्फोट का खतरा अरब के सिर पर मंडरा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बात यूरोप में चल रहे महायुद्ध की, तो रूस के बेलगोरोड पर यूक्रेन के हमले, एक दिन में किए 170 रॉकेट हमले। यूक्रेन ने बेलगोरोड पर ड्रोन भी बरसाए। रूस ने नाकाम किए यूक्रेन के रॉकेट हमले। तो यूक्रेन के एक एक हमले का बदला और क्रीमिया में एक एक धमाके का हिसाब चुकता करने वाला एक्शन शुरू हो गया है। क्रीमिया जिस तरह पुतिन के दिल के करीब है, ठीक उसी तरह क्रीवी रीह ज़ेलेंस्की का अजीज है। क्रीवी रीह की ही ज़ेलेंस्की का होम टाउन है। यही वजह है कि जब जब पुतिन ज़ेलेंस्की को सीधी चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्रीवी रीह दहल उठता है। बैलिस्टिक मिसाइलों से रूस की सेना ने क्रीवी रीह में हमला किया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के एयरबेस पर हमले का सिलसिला भी जारी है। पोल्टोवा में यूक्रेन के एक एयर डिफेंस और फाइटर जेट को नष्ट कर दिया गया। मिसाइलों का ऐसा तूफान कि पैट्रियट एयर डिफेंस भी हो जाए नाकाम। ऐसी रफ्तार, ऐसी घातक मिसाइलें, ऐसे टारगेट कि हर धमाके की गूंज ज़ेलेंस्की के दिल को दहशत से भर दे। राजधानी कीव नहीं, इस बार क्रीवी रीह बना है रूस का प्राइम टारगेट। क्रीमिया पर हमले का बदला यूक्रेन की राजधानी कीव से नहीं, बल्कि उस जगह पर हमले से लिया गया है जहां के जर्रे जर्रे से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के दिल की धड़कनें जुड़ी। रूस की मिसाइलों ने उस जगह पर धमाके किए जहां ज़ेलेंस्की का होम टाउन है, जहां ज़ेलेंस्की का बचपन बीता है। रूस ने यह हमला सिर्फ यूक्रेन को छलनी करने के लिए नहीं किया, बल्कि यह प्रहार सीधे ज़ेलेंस्की के दिलो दिमाग को हिला देने के लिए किया है। क्रीवी रीह पर रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। रिहायशी इलाकों को रूस ने मिसाइल से निशाना बनाया। 10 से ज्यादा इमारतों को नुकसान हुआ। 8 लोगों की मौत, 21 लोग जख्मी हुए। मौत का यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि रेस्क्यू के दौरान भी हादसे हो रहे हैं। इमारतों के ऐसे हिस्सों में कितने लोग थे, ये ठीक से पता नहीं चल सका। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन इमारतों में रहने वाले लोगों का क्या हाल हुआ होगा। क्रीवी रीह में 6,35,000 लोग रहते हैं। 2022 के बाद क्रीवी रीह पर कई बार हमले हुए। क्रीवी रीह में ज़ेलेंस्की का पैतृक घर है। सुखोई 57 गंवाने के बाद पुतिन बेहद गुस्से में हैं और क्रीमिया पर लगातार हमले ने गुस्से की आग में घी का काम किया है। अब यूक्रेन भुगत रहा है। किंजल और इस्कंदर जैसी शक्तिशाली मिसाइलें बरस रही हैं। ओडैप 500 और फैब 500 जैसे घातक बमों से हमला हो रहा है। असॉल्ट राइफल की बुलेट से लेकर टैंक और MLRS, ऐसा कोई हथियार नहीं बचा जिसका इस्तेमाल यूक्रेन में ना हो रहा है। एरोस्पेस फोर्स पैराट्रूपर्स तक को पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए मिशन में उतार दिया है। अंजाम आपके सामने है।
किसी अज्ञात जगह से रूस ने इसी तरह से एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया और हवा को चीरती हुई भारी भरकम मिसाइल यूक्रेन की सीमा में दाखिल हुई। मिसाइल से जोरदार धमाका हुआ और यूक्रेन के क्रीवी रीह नाम का शहर सहम गया। क्रीवी रीह में 8 लोगों की मौत हुई तो वहीं डोनेस्क में यूक्रेन के सैनिकों का संहार हुआ। यूक्रेनी एयरबेस को फिर से रूस ने टारगेट किया। आपको दिखाते हैं यूक्रेन के 2 बड़े नुकसान और रूस का वो इंतजाम जो यूक्रेन के हमलों को नाकाम बनाएगा। और सुखोई 57 गंवाने के बाद रूस के टारगेट पर यूक्रेन के फाइटर जेट हैं। पोल्टोवा में रूस ने स्कंदर मिसाइल से हमला किया। इस हमले में यूक्रेन का सुखोई 27 नष्ट हो गया। इसके अलावा पोल्टोवा की इसी एयरबेस की सुरक्षा पर तैनात S-300 एयर डिफेंस को भी भस्म करने में रूस ने कामयाबी हासिल की। डोनेस्क में भी यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है और यहां रूसी हमले में 600 सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन के कई वाहन भी नष्ट हो गए। डोनेस्क में रूसी फोर्स का यूक्रेनी मोर्चे पर प्रहार अभी भी जारी है। यूक्रेन पर हमले के साथ क्रीमिया की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। यहां यूक्रेनी मिसाइलों को नाकाम करने के लिए S-500 एयर डिफेंस की तैनाती की गई है। यूक्रेन के हमले के दौरान रूसी S-400 और S-300 नाकाम साबित हुए हैं। दस जून को क्रीमिया में हमले के बाद रूस ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को सेवेस्तोपोल से पश्चिम क्रीमिया में शिफ्ट किया गया है। 4 मिसाइल लॉन्चर, 1 रडार स्टेशन, 1 कंट्रोल सिस्टम को सेवेस्तोपोल से दक्षिण क्रीमिया में भेजा गया है। रूसी मिसाइलों से बचाने के लिए जल्द ही यूक्रेन के आसमानी कवच को मजबूत करने की तैयारी है। कई देशों से यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस की सप्लाई की जाएगी। अमेरिका से एक और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम पहुंचने वाला है। जर्मनी चौथी पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल बैटरी भेजने वाला है। नीदरलैंड्स यूक्रेन के लिए 3 पैट्रियट लॉन्चर भी भेजेगा। ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों से 7 पैट्रियट की मांग की है। वॉर जोन से एक हैरान करने वाली तस्वीर भी आई है। इसमें एक जलता हुआ ट्रक फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को यूक्रेन की तरफ से डाला गया है। सवाल है, क्या इस ट्रक के टायर फायर प्रूफ थे या फिर आग में फंसे जवान किसी तरह से जान बचाने के लिए दुश्मन से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं? यूक्रेन ने रूस को शॉक देने वाला एक और हमला किया है। यह रूस का कम्युनिकेशन रडार R416 है। पहली बार यूक्रेन ने इस रडार को अपने ड्रोन से नष्ट करने में कामयाबी हासिल की है। पुतिन समर्थक एक टीवी चैनल के रिपोर्टर का माइंस के करीब जाना बेहद खतरनाक साबित हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ड्रोन से इन इलाकों में माइंस ड्रॉप कर रहा है। ये बारूदी सुरंग की तरह ही धमाका करते हैं। ये रूसी आर्मी के 500 का प्रहार है। एक ही बम से कई धमाके हुए। यूक्रेन में बड़ी तबाही के लिए इस क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन पर इस बम से 2 दिनों में कई बार हमले हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। डोनेस्क में रूसी आर्टिलरी के बड़े हमले। जी हां, युग ग्रुप ने होवित्जर से की है गोलीबारी और यूक्रेन की कई सैन्य चौकियां तबाह हो गई। Орудие! Выстрел!
तो रूस यूक्रेन युद्ध का प्रारूप बदल गया है। यह जंग अब मानव रहित होती जा रही है। रूसी सेना ने नए ड्रोन से तबाही का मिशन शुरू कर दिया है। इसके बाद यूक्रेन के हथियार डिपो भस्म हो रहे हैं। यूक्रेन को बचाने के लिए नाटो देशों ने भी यूक्रेन को नए और घातक हथियारों की खेप भी भेजी है। इसी के बाद से भयानक युद्ध शुरू हो गया। सवाल यही है कि इस युद्ध का अंतिम परिणाम क्या होगा। युद्ध की ये आग और भड़कने जा रही है। विनाश का क्षेत्रफल और भी बड़ा होने जा रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों तबाही का नया अध्याय लिखने को तैयार हैं। युद्ध में नए हथियारों की एंट्री हो रही है। यही वो नए हथियार हैं जिनकी वजह से विनाश का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। रूस और यूक्रेन दोनों ने युद्ध में नए और घातक हथियार उतार दिए हैं। रूसी सेना ने अब पिजन ड्रोन से हमले शुरू कर दिए हैं। पिजन ड्रोन यूक्रेनी ठिकानों के लिए काल बन गया है। पिजन ड्रोन का वजन 7 किलो है। यह 10 किलो बारूद लेकर जा सकता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाकर हमला करता है। इसकी रेंज है 10 किलोमीटर, यानी यह 10 किलोमीटर दूर मौजूद अपने टारगेट को तहस नहस कर देता है। रूस ने नए हथियार से हमले शुरू किए तो नेटो ने भी यूक्रेन के बारूद को रिचार्ज करना शुरू कर दिया। नेटो देश न सिर्फ यूक्रेन को सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं, बल्कि रूस की धरती को दहलाने के लिए मिसाइलें और रॉकेट की खेप सप्लाई कर रहे हैं। ब्रिटेन यूक्रेन को 2500 करोड़ रुपए के हथियार देगा। अमेरिका यूक्रेन को अपग्रेडेड अब्राम्स टैंक देने जा रहा है। नीदरलैंड्स 3 पैट्रियट रॉकेट लॉन्चर और रेडार भेज रहा है। जर्मनी 68 पैट्रियट मिसाइल की सप्लाई करने जा रहा है। लिथुआनिया ने 14 बख्तरबंद सैन्य वाहन देने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, नीदरलैंड्स यूक्रेन में ड्रोन फैक्ट्री खोलने जा रहा है। इस ड्रोन फैक्ट्री में नीदरलैंड्स और यूक्रेन मिलकर नेवल ड्रोन तैयार करेंगे। इस ड्रोन से रूस की ब्लैक सी फ्लीट को दहलाने का प्लान है। मतलब ये कि तैयारी दोनों तरफ से तेज है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन युद्ध में महाविनाश का खतरा बहुत बढ़ गया है। रिपोर्ट TV9 भारत। और अब बात एक संभावित बड़े आतंकी हमले की। पेरिस ओलंपिक के दौरान इस बार कई बड़े हमले हो सकते हैं। अमेरिका ने फिर अलर्ट जारी किया अपने नागरिकों के लिए। अमेरिका ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। पेरिस में रहने वाले लोगों को ओलंपिक के दौरान मेट्रो सेवा का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी गई है। भीड़ से दूर रहने और जो लोग पेरिस जाने वाले हैं उन्हें सतर्क रहने को कहा गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है कि इस बार ISIS और अल कायदा जैसे आतंकी संगठन ओलंपिक के दौरान सीरियल धमाके कर सकते हैं। दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS, संसार का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अल कायदा, ईरान के कई प्रॉक्सी संगठन और रूस की शातिर खुफिया एजेंसी।
एक नहीं, इस वक्त पेरिस ओलंपिक के कई दुश्मन दिन रात एक बड़ी वारदात करने की योजना बना रहे हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी और अमेरिकी खुफिया एजेंसी को लगातार खबरें मिल रही हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की नई चेतावनी, अमेरिकी नागरिकों के लिए अलर्ट जारी, फ्रांस में रहने वाले नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह, पेरिस की यात्रा करने वालों के लिए गाइडलाइन जारी, ओलंपिक के दौरान मेट्रो और भीड़ से दूर रहने की नसीहत। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अलर्ट से जाहिर हो गया है कि CIA और FBI को पेरिस में किसी बड़े हमले का अंदेशा है। ऐसे अंदेशे की सबसे बड़ी वजह होती है खुफिया जानकारी। अमेरिका दुनिया के हर आतंकवादी संगठन पर नजर रखता है, खासकर ISIS और अलकायदा पर अमेरिका की खास नजर है। मोसाद ने सबसे पहले पेरिस ओलंपिक को लेकर अलर्ट जारी किया था। यूक्रेन इस वक्त अमेरिकी मिसाइलों से रूस पर हमले कर रहा है। हमले में रूस के नागरिकों की मौत हो रही है। दूसरी तरफ गाजा में इजराइल कहर बरपा रहा है। ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ अमेरिका इजराइल दोनों का अभियान जारी है। फ्रांस भी रूस के दुश्मनों की लिस्ट में टॉप 5 में है, क्योंकि फ्रांस ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई दी, यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दिलवाने में मदद की। फ्रांस बार बार यूक्रेन में सेना भेजने की हिमायत करता है। पिछले दिनों फ्रांस में विस्फोटकों के साथ एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ में पता चला कि वो रूसी सेना से जुड़ा था और बेहद खतरनाक विस्फोटक लेकर पेरिस पहुंचा था। अब अमेरिका ने अपने नागरिकों को ओलंपिक के दौरान मेट्रो सेवा से दूर रहने के लिए कहा है, साथ ही भीड़ से दूर रहने की सलाह दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस में सिलसिलेवार धमाके हो सकते हैं, मेट्रो और भीड़ को टारगेट किया जा सकता है, मैच के दर्शकों को टारगेट किया जा सकता है। ओलंपिक के दौरान सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका और इजराइल के खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए माना जा रहा है। अमेरिका और इजराइल दोनों ने अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा की समीक्षा की। खिलाड़ियों के लिए सुरक्षा बढ़ाना तो मुमकिन है, लेकिन मैच के दौरान लाखों दर्शकों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। फ्रांस ने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ओलंपिक के दौरान इजराइल और अमेरिकी खुफिया एजेंसी के कई एक्सपर्ट्स पेरिस में ही मौजूद रहेंगे ताकि साइबर अटैक से भी निपटा जा सके। ये रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव इतना बढ़ गया है कि कभी भी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से दोनों देशों के बीच हाइब्रिड वॉर चल रही है जो अब बारूदी जंग में बदल सकती है। आखिर इस बार किम ने ऐसा क्या किया जिससे साउथ कोरिया और अमेरिका भड़क गए हैं? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। किम ने पहले जासूसी वाला उपग्रह भेजा, फिर साउथ कोरिया को धमकाने के लिए मीडियम रेंज मिसाइल के ताबड़तोड़ टेस्ट कर डाले। मिसाइलें जापान सागर में गिरी, जिससे जापान सहम गया। उसके बाद साउथ कोरिया तक कचरे वाले गुब्बारे भेजे और युद्ध की धमकी दे डाली। लेकिन अब किम जोंग उन ने ऐसा कुछ किया है जिससे पेंटागन में खलबली मच गई है। नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी देश साउथ कोरिया ने दावा किया है कि किम जोंग अब परमाणु कार्यक्रम पर लेक्चर देने जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के सरकारी संगठनों, ट्रेड यूनियन और देश के युवाओं को न्यूक्लियर प्रोग्राम के महत्व को समझाएंगे। ये पूरी तरह से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव पैदा करने वाला कदम है। नॉर्थ कोरिया के इस प्रोग्राम से साउथ कोरिया में हड़कंप मचा है, जबकि नॉर्थ कोरिया ने इसे युवाओं के जीवन स्तर को सुधारने वाला लेक्चर बताया है, जिससे वो देश की सुरक्षा के लिए जागरूक हो। इस बीच साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच फ्रीडम शील्ड वॉर एक्सरसाइज शुरू होने से किम का पारा चढ़ गया है।
माना जा रहा है किम का न्यूक्लियर लेक्चर वॉर एक्सरसाइज पर प्रतिक्रिया के रूप में किया जा रहा है, जिससे अमेरिका और साउथ कोरिया हद में रहे। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि वो अगस्त में नॉर्थ कोरिया के परमाणु हमले से बचने का युद्धाभ्यास करेगा। नॉर्थ कोरिया ने जल्द ही परमाणु टेस्ट की धमकी दे डाली है। हालात अब बेहद संजीदा हो गए हैं, जबकि पहले से ही कचरा और लाउड स्पीकर युद्ध से सरहद पर तनाव बढ़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ज़पोरिज़िया में रूसी सेना के हमले, फैगॉट ATGM से किए हमले, यूक्रेन के कई बख्तरबंद वाहन तबाह। ज़पोरिज़िया में रूसी सेना का विध्वंसक हमला। रूस और अमेरिका में तनाव बहुत बढ़ गया है। यह तनाव किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। अमेरिका उस वक्त चिंता में आ गया जब रूस ने उसे न्यूक्लियर बेड़ा भेजकर घेर लिया। रूस ने न सिर्फ अमेरिका से 105 किलोमीटर दूर एटमी अभ्यास किया, बल्कि क्यूबा में अपने न्यूक्लियर बेड़े की तैनाती भी कर दी। रक्षा विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि पुतिन का यह कदम तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। दस और 11 जून को वॉशिंगटन में हड़कंप मचा था। 48 घंटे तक सुपर पावर अमेरिका की सांसें फूली हुई थी। व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक लगातार बैठकें होती रही। अमेरिका की इस परेशानी की वजह थी अमेरिका के पास रूसी नौसेना का परमाणु युद्धाभ्यास। रूसी सेना के न्यूक्लियर बेड़े ने फ्लोरिडा से सिर्फ 105 किलोमीटर दूर ही एक्सरसाइज की। रूसी बेड़े में यासिन M क्लास सबमरीन कजान और फ्रिगेट एडमिरल गॉर्चकॉफ शामिल थे। रूसी सबमरीन परमाणु मिसाइलों से लैस थी, जबकि फ्रिगेट पर हाइपरसोनिक मिसाइलें लोड थी। यही वजह है कि अमेरिका परेशान था, क्योंकि सुपर पावर की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा था। अपने न्यूक्लियर बेड़े की जानकारी रूस ने अमेरिका को नहीं दी थी। अमेरिका रूस के बेड़े को एक हफ्ते से ट्रैक कर रहा था। इस बेड़े को पहली बार कनाडा ने 10 जून की रात फ्लोरिडा से 105 किलोमीटर दूर डिटेक्ट किया था। इसके बाद से अमेरिका रूस के इस बेड़े को डिटेक्ट नहीं कर पाया। यही वजह है कि अमेरिका में पैनिक था। 12 जून 2024 इसी तारीख को रूस का न्यूक्लियर बेड़ा क्यूबा की राजधानी हवाना के पोर्ट पहुंचा और तब जाकर अमेरिका के जान में जान आई। अमेरिका ने जब इस तस्वीर को देखा तब उसने राहत की सांस ली। हवाना पोर्ट पर रूस के बेड़े का जोरदार स्वागत किया गया।
क्यूबा ने इस बेड़े को 21 तोपों की सलामी दी और इसी के साथ पुतिन ने अपने न्यूक्लियर बेड़े को अमेरिका के बेहद पास हवाना में तैनात कर दिया। रूस ने इस तैनाती के साथ अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी घेराबंदी कर दी है। यानी अमेरिका पर हमले का खतरा तब तक मंडराता रहेगा जब तक रूस की परमाणु पनडुब्बी हवाना में तैनात रहेगी। लेकिन 10 और 11 जून को जब अमेरिका को रूसी बेड़े की जानकारी नहीं मिली तो अमेरिका में किस तरह हड़कंप मच गया था, सबसे पहले इसे जानना जरूरी है। और 10 जून के बाद रूसी सबमरीन की लोकेशन अमेरिका को नहीं मिली। इसी वजह से अमेरिका पैनिक मोड में आ गया। इसके बाद अमेरिका ने अपनी सुरक्षा के लिए 8 P-8 पोसाइडन यानी सबमरीन हंटर विमान उड़ाए। इन विमानों ने फ्लोरिडा के आसपास आसमान में 48 घंटे तक उड़ान भरी। इन विमानों की 2 बार मिड एयर रिफ्यूलिंग की गई। सबमरीन हंटर विमान घातक टॉर्पीडो से लैस थे। विमानों में हार्पून एंटी शिप मिसाइलें भी लोड थी। Правильно, штурманом заняли точку старта. Есть. सवाल यही है कि आखिर अमेरिका रूस के न्यूक्लियर बेड़े से परेशान क्यों था? अमेरिका पर किस तरह का खतरा मंडरा रहा था? दरअसल कजान सबमरीन परमाणु मिसाइलों से लैस है। रूसी ब्रिगेड एडमिरल गोर्शकोव पर जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें लोड थी। जिरकॉन मिसाइल के हमले को रोकने वाले एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के पास नहीं है। यही वजह है कि 48 घंटे तक दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की सांसें फूलती रही। फिलहाल अमेरिका पर यह खतरा तो टल गया, लेकिन क्यूबा में रूस की तैनाती से अमेरिका और रूस में तनाव बहुत बढ़ गया है। पुतिन ने कहा है कि अमेरिका का इलाज उसी के तौर तरीके से किया जा रहा है। अमेरिका लगातार रूस के दुश्मन को हथियार देकर ताकतवर बना रहा है, लिहाजा रूस ने भी अमेरिका के दुश्मन क्यूबा में तैनाती कर दी है। अमेरिका के खिलाफ रूस की इस तैनाती के बाद रूस की मीडिया में अमेरिका पर परमाणु हमले को लेकर चर्चा होनी शुरू हो गई। रूस में एक तरफ अमेरिका पर परमाणु हमले की मांग जोर पकड़ रही है, तो दूसरी तरफ रूस अमेरिका को युद्ध का दोषी बताकर हमले का अवसर तलाश रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि बाइडेन अपनी सत्ता बचाने के लिए यूरोप को जंग की आग में झोंक रहे हैं। अमेरिका और यूरोप को कमजोर करने के लिए रूस ने इनकी अर्थव्यवस्था पर चोट करना शुरू कर दिया है। रूस ने डॉलर और यूरो में व्यापार नहीं करने का फैसला ले लिया है। रूस ने अपनी रणनीति और आर्थिक नीति बदल दी है। इसके बाद कोल्ड वॉर से भी ज्यादा बड़ा खतरा तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और चासिव यार में रूस के MLRS अटैक, यूक्रेन के कई सैन्य वाहन तबाह, 44 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत। और क्रीमिया को लेकर ज़ेलेंस्की इस कदर जुनूनी है कि वो चाहें यूक्रेन के कई इलाके हार जाएं, लेकिन हर कीमत पर क्रीमिया चाहिए। इसलिए क्रीमिया पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले क्रीमिया पर इतना जबरदस्त हमला किया जिसमें सेवेस्तोपोल से लेकर नोवोरोसिस्क तक दहल गया।
रूस का खुफिया तंत्र बुरी तरह से फेल हो गया, डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुआ। ये अभी तक का सबसे बड़ा हमला था जिससे रूस बैकफुट पर आ गया। आखिर क्यों रूस यूक्रेन की ताकत को समझ नहीं पाया, क्यों क्रीमिया हाथ से जाते जाते बचा, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए वो वजह जिसमें रूस को युद्ध में बहुत पीछे धकेल दिया। सारी कोशिशें बेकार हो गई, लेकिन क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले रुके नहीं हैं। क्रीमिया में तबाही का जलजला आया हुआ है। हर रोज यूक्रेन क्रीमिया को तबाह करने के लिए एक कदम आगे बढ़ जाता है। यूक्रेन के पास ना तो इस तरह के हथियार हैं और ना ही इस तरह की रणनीति जो क्रीमिया के अभेद्य किले को भेद सके। बावजूद इसके क्रीमिया में यूक्रेन ने इतनी तबाही मचाई है कि अब रूस को इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ी। इसके अलावा रूस का पूरा फोकस क्रीमिया बचाने पर है। यहां तक कि रूस ने अभी यूक्रेन में ऑपरेशन वेस्ट भी रोक दिया है। इसके लिए सबसे पहला टास्क क्रीमिया को बचाना है, क्योंकि अगर एक बार क्रीमिया हाथ से गया तो ब्लैक सी में रूस की बादशाहत खत्म हो सकती है। इसके पीछे कई वजह हैं जो यूक्रेन क्रीमिया में हावी होता जा रहा है। सबसे बड़ी वजह है बोइंग ग्लोबल हॉक टोही विमान से क्रीमिया की जासूसी। दूसरी वजह है टोही विमान का अवैक सिस्टम से लैस होना। तीसरी वजह है अटैक एमएस सिस्टम से क्रीमिया में भारी तबाही। चौथी वजह है स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए क्रीमिया के चप्पे चप्पे की जानकारी जुटाना। और पांचवी वजह है पेंटागन का सीक्रेट ब्लूप्रिंट, जिसके जरिए क्रीमिया पर हमले किए गए। तमाम वजहों में सबसे कारगर रहा बोइंग ब्लैक हॉक के जरिए जासूसी करना। इससे रूस के हथियारों की सटीक लोकेशन यूक्रेन को मिलती रही। एक बार टोही विमान ने रास्ता साफ होने का सिग्नल दे दिया, फिर ATACMS सिस्टम से मिसाइल तबाही मचाने निकल पड़ती। और यही वजह रही कि यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल से लेकर नोवोरोसिस्क तक तबाही मचाई, वहां खड़े वॉरशिप को तबाह कर दिया। इसके अलावा रडार सिस्टम, मिलिट्री पोस्ट और दूसरे हथियार डिपो भी खाक में मिला दिए। इसके अलावा पेंटागन ने भी एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जिससे क्रीमिया में तबाही की गारंटी थी। हालांकि काउंटर ऑफेंसिव 2.0 के वक्त से ही यूक्रेन ने हमले शुरू कर दिए थे, लेकिन क्रीमिया पर उसके हमले नाकाम कर दिए जा रहे थे। ऐसे वक्त में पेंटागन ने जो प्लान बनाया उसने रूस को पीछे ढकेल दिया। क्रीमिया में मची तबाही को देखते हुए रूस ने युद्ध से जुड़े सारे फैसले रोककर पूरा फोकस क्रीमिया पर कर दिया, क्योंकि पेंटागन ने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक एक बार में बड़ा हमला किया गया, हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पहले क्रीमिया की पूरी जानकारी जुटाई गई, टोही विमान और सैटेलाइट से तस्वीरें ली गई, समंदर और आसमान से अलग अलग हमले किए गए। मिसाइल अटैक से पहले ड्रोन दागे गए, ड्रोन अटैक से डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया गया। यानी रूस का डिफेंस सिस्टम S-300
ड्रोन को मारने में लगा रहा। इस बीच अटैक एमएस सिस्टम से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई। यानी मिसाइल के लिए रास्ता साफ करने के लिए कामिकाज़े ड्रोन का सहारा लिया गया, जिससे रूस इसे ड्रोन अटैक समझकर उलझा रहे और जवाबी एक्शन के लिए तैयार न हो पाए। इस बीच सी ड्रोन से भी हमला किया गया, यानी रूस को पूरी तरह कंफ्यूज किया गया, जिससे वो समझ ना पाए कि हमला समंदर से हो रहा है या आसमान से। इतना ही नहीं, इसके अलावा पेंटागन के ब्लूप्रिंट में ब्लैक सी में पड़ने वाले रूस के नेवल बेस टारगेट पर थे। अगर क्रीमिया पर हमला फेल भी हो जाता तो दूसरे नेवल बेस को निशाना बनाया जाता, क्योंकि अमेरिका ने सैटेलाइट और टोही विमान के जरिए ये जानकारी जुटा ली थी कि रूस ने अपने वॉरशिप और कॉम्बैट बोट सेवेस्तोपोल से नोवरोसिस्क पर शिफ्ट कर दिए हैं। इसके अलावा अगर ये दोनों टारगेट पर हमला फेल हो जाता तो यूक्रेन कर्च ब्रिज पर बड़ा हमला करके क्रीमिया की लाइफलाइन को खत्म कर देता और फिर यूक्रेनी सेना क्रीमिया में घुसकर कब्जा कर लेती। हालांकि अभी यूक्रेन ने क्रीमिया में सिर्फ तबाही मचाई है। हो सकता है आने वाले वक्त में वो कर्च ब्रिज पर हमला करके क्रीमिया पर कब्जे का ख्वाब पूरा कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।